फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का मेरा जो मेनली टॉपिक है वो है सरकमसिजन पे। सरकमसिजन यानी खतना। कई लोग उसको सुन्नत भी कहते हैं और वैसे इसका संस्कृत वर्ड है लिंगाग्रोच्छेदन। सरकमसिजन और खतना में मैं पहले बता दूं कि कोई भी डिफरेंस नहीं होता। काफी लोग कहते हैं ये अलग अलग होता है। क्यों? क्योंकि एक जो है वो हॉस्पिटल में परफॉर्म होता है तो वो सरकमसिजन होता है और घर पे परफॉर्म होता है तो खतना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बता दूं कि सरकमसिजन का हिंदी वर्ड खतना है। सिर्फ लैंग्वेज का डिफरेंस है। सरकमसिजन इज एन इंग्लिश वर्ड, खतना और सुन्नत आर हिंदी वर्ड्स। और उसके अलावा लिंगाग्रोच्छेदन इज संस्कृत वर्ड। लिंगाग्रोच्छेदन मीन्स लिंग के अग्रभाग का उच्छेदन। तो इट मीन्स लिंग के आगे वाले भाग में कट मारना। तो जिसको डॉक्टर्स क्या बोलते हैं, सरकमसिजन, दैट इज सर्जिकल रिमूवल ऑफ फोरस्किन, जिसमें फोरस्किन को सर्जरी से रिमूव किया जाता है। तो ये हो गया हमारे सरकमसिजन होता क्या है। अब अगर आप ने मेरी प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है जिसमें मैंने ये बताया है कि बेबी के प्राइवेट पार्ट को ओपन कैसे करना है, एक्चुअल में किस चीज को ओपन करने की बात कर रहे हैं, क्या होम रेमेडीज हैं उसके ओपन करने की, उसके अलावा कब किस सिचुएशन में डॉक्टर पे विजिट करना है, क्या स्ट्रक्चर है पेनिस का, तो ये सारी चीजें मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताई हैं। और उस वीडियो की हेडिंग ये है कि बेबी के प्राइवेट पार्ट को कैसे ओपन करें। उसके अलावा मैं एक चीज और बता दूं, बेबी बॉयज के मदर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हो कि पेनिस का स्ट्रक्चर है, आप नीचे देखो कि स्क्रोटम डिफाइन किया हुआ है। उस स्क्रोटम में एक्चुअल में दो गोलियां होती हैं, कई लोग बॉल्स बोलते हैं, कई लोग गोलियां बोलते हैं, और साइंस की फॉर्म में उसे टेस्टिकल्स एंड इन शॉर्ट से टेस्टीज बोला जाता है। तो कई बार क्या होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो हो सकता है कि एक ही टेस्टीज प्रेजेंट हो, आइडियली दो होने चाहिए, लेकिन कई बार टेस्टिकल्स जो है वो अनडिसेंडेड फॉर्म में रह जाता है, यानी वो स्क्रोटम तक नहीं पहुंच पाता, एक पहुंच गया दूसरा नहीं पहुंचा। तो यू शुड बी केयरफुल पेरेंट्स कि आपको ये चीजें सब कुछ बेबी का चेकअप कराना है। तो इसीलिए मैं ये नेक्स्ट वीडियो डालूंगी इस चीज पर। तो अगर फ्रेंड्स आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, देन आई रिक्वेस्ट यू टू सब्सक्राइब माय चैनल, ताकि आपको इस अपकमिंग टेस्टीज वाली वीडियो की नोटिफिकेशन एडवांस में आ जाए। तो आइए फ्रेंड्स, अब सरकमसिजन पे हम फिर से रिज्यूम करते हैं अपने टॉपिक को। अब मैं बताती हूँ कि आपको कि सरकमसिजन के एक्चुअल में रीजंस क्या होते हैं, किन कारणों की वजह से सरकमसिजन होता है। तो दो कारण होते हैं, एक तो रिलीजियस हो सकता है और सेकेंड थिंग हो सकता है कि मेडिकल रीजन हो। मेडिकल रीजंस में फिर बहुत सारे रीजंस आ जाते हैं। तो पहले रिलीजियस में क्या है, रिलीजियस में क्या होता है कि जैसे कुछ लाइक इस्लामिक पीपल हैं या फिर जेविश पीपल हैं, ये लोग क्या करते हैं कि घर पर ही प्रेफर करते हैं कि बेबी का, इनकी काइंड ऑफ सेरेमनी होती है जिसमें बेबी के आगे वाले पार्ट में कट लगा देते हैं, तो काइंड ऑफ खतना कहते हैं ये लोग उसे, तो खतना कर देते हैं। ये इनके में एक तरीके से पारंपरिक ही चला आ रहा है। ये कुछ दिन का बच्चा होता है या पैदा हुआ बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी को काइंड ऑफ, तो उसकी स्किन में आगे कट लगा देते हैं। काइंड ऑफ मोहेल, जो लोग मोहेल कहते हैं, जो बंदा करता है वो काफी एक्सपर्ट होता है, उसे मोहेल कहा जाता है। उसको इतना एक्सपीरियंस होता है कि बेबी को एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। उसके बाद जब बच्चा छोटा होता है, रिकवरी भी बहुत इजी होती है, जल्दी जल्दी हो जाती है, क्योंकि बच्चा चलने वाला होता नहीं है इतना, तो दिक्कत नहीं आती रिकवरी में, फटाक से रिकवरी हो जाती है। न्यूबॉर्न के केसेस में तो वैसे ही मैक्सिमम 7 डेज में रिकवरी हो जाती है। अब हम बात कर लेते हैं कि क्या मेडिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से सरकमसिजन होता है। फर्स्ट मेडिकल रीजन तो यही होता है कि टाइट फोरस्किन है। फोरस्किन इतनी टाइट है बेबी की कि वो रिट्रैक्ट ही नहीं हो पा रही, यानी नीचे ही नहीं आ पा रही। तो अगर बेबी का प्राइवेट पार्ट ओपन ही नहीं हो पा रहा, बेबी बॉय का प्राइवेट पार्ट, तो उस केस में, वैसे पहले मैंने होम रेमेडीज बताई हैं लास्ट वीडियो में, अगर इन होम रेमेडीज अगर शुरू से ही स्टार्ट कर दो तो वो वर्क करती हैं। एट द एंड अगर आप 2-3 साल बाद होम रेमेडीज स्टार्ट करते हो तो उसका कोई इतना इफेक्ट नहीं होता। उसके बाद जब आप डॉक्टर्स पे लेके जाओगे तो वो एकदम से सर्कमसिजन सजेस्ट नहीं करेंगे। ऑब्वियसली उनके पास कुछ क्रीम्स एक्सेट्रा होती हैं, जो ऑइंटमेंट्स हैं, क्रीम्स हैं, जेल्स हैं, लोशंस हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो वो सजेस्ट कर सकते हैं और जिससे बेबी का प्राइवेट पार्ट ओपन हो जाता है। उसके लिए मैं दो क्रीम्स बता देती हूँ। जैसे एक मैंने लास्ट वीडियो में भी बताई थी, मोमेटासोल क्रीम आईपी, एंड सेकेंड वन इज क्लोप्टासोल क्रीम आईपी। दोनों ही आईपी कैटेगरी की हैं। क्लोप्टासोल क्रीम आईपी टैनोवेट होती है, टैनोवेट भी लिखा हुआ उसके साथ।
तो ये दोनों क्रीम्स वैसे तो स्किन इन्फेक्शंस के लिए हैं कि अगर बेबी को कुछ भी रेडनेस हो गई, इस पार्ट में स्वेलिंग हो गई, बहुत ज़्यादा सूजन आ रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए ये काइंड ऑफ स्किन इन्फेक्शन जो वहाँ हो जाता है। बट उसके अलावा ये क्या काम करती हैं, जैसे एक स्किन को लूज करने का काम करते हैं। तो अगर किसी बेबी की फोर स्किन टाइट है, बच्चे की या बड़े की भी, अगर किसी अडल्ट की भी फोर स्किन टाइट है, तो उसको भी ये लूज करने का काम करेगी। और जैसे जैसे स्किन लूज हो जाएगी तो फोर स्किन रिट्रैक्ट होने लगेगी। अगर रिट्रैक्ट तब भी नहीं होती है क्रीम्स एक्सेट्रा से, तो ऑब्वियसली डॉक्टर्स जो होते हैं वो लास्ट ऑप्शन सजेस्ट करते हैं सर्कमसिजन। ये जो फर्स्ट रीजन मैंने बताया टाइट फोर स्किन वाला, इस सिचुएशन को डॉक्टर्स फिमोसिस बोलते हैं फिमोसिस का ऑपरेशन का होगा। अब जो सेकेंड सिचुएशन आती है वो है कि फोर स्किन जो है वो रिट्रैक्ट तो हो रही है, लेकिन फिर से नेचुरल पोजीशन पे नहीं आ रही, यानी फोर स्किन ऐसे रिट्रैक्ट हो रही है, नीचे आ रही है, लेकिन फिर से वापस अपनी नेचुरल पोजीशन पे नहीं जा रही। तो इस केस को बोलते हैं पैराफिमोसिस। इसका भी लास्ट ऑप्शन होता है कि ऑपरेशन, लेकिन ये हर केस में नहीं होता। काफी केसेस ऐसे होते हैं कि बचपन में ही फोर स्किन तो नीचे आ गई, लेकिन उस फोर स्किन को दोबारा से ऊपर वापस ओरिजिनल पोजीशन में नहीं लाया गया। अगर विद इन अ वीक अबाउट नहीं लाया जाता, वैसे तो साथ ही साथ करना चाहिए, जैसे ही स्किन नीचे आती है, जो जितनी भी आती है आपको वापस नेचुरल पोजीशन पे पुल करनी है। अगर इन केस उसे नहीं किया गया, मैक्सिमम एक वीक में नहीं किया गया, मैक्सिमम से मैक्सिमम मैं तो कह रही हूँ उसी टाइम करना चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम नहीं किया गया एक वीक के अंदर, तो वो स्किन सूख जाती है और वो स्किन वहीं पर ही हो जाती है। फिर कई बार बड़े होने पर जब लोगों को पता चलता है अच्छा ऐसी सिचुएशन है, तो उस सिचुएशन में वो कहते हैं कि हमारे साथ तो ये चीज़ है, वो हमेशा ही ओपन रहता है। फिर इस केस में जो प्राइवेट पार्ट है वो हमेशा ही ओपन रहता है, ग्लांस हमेशा विजिबल रहता है, और फोरस्किन काइंड ऑफ रोल की तरह यहाँ पर नीचे रहती है, इस टाइप से यहाँ रहती है फोरस्किन, और ऊपर हमेशा ग्लांस विजिबल होता है। तो प्रीवियस वीडियो देख लेना उसके लिए कि फोरस्किन क्या है, ग्लांस क्या है, तो ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। तो इस कंडीशन को पैराफिमोसिस बोलते हैं। इस कंडीशन में लास्ट ऑप्शन बोलते हैं कि सर्जरी ही है, लेकिन हर केस में जरूरत नहीं पड़ता। जैसे मैंने अभी एक केस बताया कि बचपन में तो स्किन नीचे चली गई, लेकिन बड़े होकर पता चल रहा है यार ये तो ऊपर भी वापस नेचुरल पोजीशन पे पुल करने होते। तो अगर इस केस में ऐसा केस है और अगर कोई भी इन्फेक्शन नहीं है, जैसे काइंड ऑफ रेडनेस नहीं है, स्वेलिंग नहीं है, बलूनिंग नहीं है, यूरिन पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, इस टाइप की कोई प्रॉब्लम नहीं है, देन ओके टू गो है। तो उस चीज में आपको वरी करने की कोई भी जरूरत नहीं है। उसके अलावा अगर आपके जैसे पैराफिमोसिस भी है, यानी स्किन वापस नेचुरल पोजीशन पे भी नहीं आ रही और रिकरेंट इन्फेक्शन भी होता जा रहा है, तो उस केस में सर्जरी जो होता है, सर्कमसिजन जो होता है, वो लास्ट ऑप्शन होता है। थर्ड रीजन डिस्कस कर लेते हैं। थर्ड रीजन में क्या होता है कि फोर स्किन पे या फिर ग्लैंड्स पे या फिर दोनों पे ही इन्फेक्शन हो रहा है। इन्फेक्शन में वही कह रही हूँ कि रेडनेस है, स्वेलिंग है, यूरिन पास करने में प्रॉब्लम्स है, इस टाइप की बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, काइंड ऑफ इन्फेक्शन है। तो अगर आपको एक बार मान लो हुआ, डॉक्टर से ट्रीट करा लिया, ठीक है, फिर नहीं हुआ प्रॉब्लम, तो कोई जरूरत नहीं है ऑब्वियसली सर्कमसिजन की। अगर ये रिकरेंट इन्फेक्शन है कि हमेशा ही होता है और फोरस्किन भी ओपन नहीं है, तो उस केस में भी सर्जरी एक लास्ट ऑप्शन है। तो इस टाइप के ये जो इन्फेक्शन होता है, इसको डॉक्टर्स लोग बेलेंटिस कहते हैं कि बेलेंटिस में अगर रिकरेंट इन्फेक्शन आता है, रिकरेंट मतलब बार बार इन्फेक्शन आ जाता है या रेगुलर इन्फेक्शन रहता ही है, तो उस केस में सर्जरी इज द लास्ट ऑप्शन। बेलेंटिस होने के बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप बहुत ही स्ट्रॉन्ग सोप यूज करते हो कोई उस पार्ट पे, तो उस वजह से भी इन्फेक्शन हो जाता है। अगर आप पुअर हाइजीन मेंटेन करते हो, हाइजीन यानी क्लीनिंग ढंग से नहीं हो पाती, तो उस वजह से भी वहाँ इन्फेक्शन हो जाता है। तो काइंड ऑफ फंगस इन्फेक्शन एक्सेट्रा भी हो जाते हैं। कि बेलेंटिस के बहुत मोस्ट कॉमन रीजंस हैं। तो अगर बेलेंटिस से रेगुलरली बचना है, तो आप घर पर मतलब अच्छे से क्लीनिंग फॉलो करो, क्लीनिंग मेंटेन करो। क्लीनिंग को मैंने लास्ट वीडियो में भी बताया है। वार्म वाटर वगैरह यूज करो, लाइट वार्म वाटर यूज कर सकते हो, कोई ज्यादा सोप यूज मत करो। सोप यूज भी करना है तो माइल्ड सोप यूज करो। तो आप प्रीवियस वीडियो देख लो, उसमें क्लीनिंग मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। तो इस तरीके से आप बेलेंटिस से बच सकते हो। अगर फिर भी होम रेमेडीज से नहीं होता, देन यू शुड विजिट टू द डॉक्टर। उसके अलावा एक केस
ऐसा भी होता है कई बार जो अगर बंदा यूरिन पास कर रहा है तो यूरिन जो है वो बैक फ्लो कर जाता है लीवर पे, तो इस केस को हाई ग्रेड रिफ्लक्स बोलते हैं। ये कोई कॉमन केस नहीं है, वेरी अनकॉमन एंड वेरी रेयर केस है। जो मोस्ट कॉमन केसेस होते हैं वो फिमोसिस या फिर बेलेंटिस होते हैं, यानी रिकरेंट इन्फेक्शन। तो उन केसेस में लास्ट ऑप्शन इज द सर्कमसिजन। तो अब हम बात कर लेते हैं कि एक्चुअल में सर्कमसिजन जब आप डॉक्टर से कराते हैं तो वो कौन से डॉक्टर्स करते हैं। नॉर्मली यूरोलॉजिस्ट भी करते हैं, और या फिर हो सकता है कोई पीडियाट्रिक सर्जन हो। तो आप मेरी एडवाइस यही है कि किसी भी एक्सपीरियंस डॉक्टर से कराना। अगर आपको बेबी का या बॉय का या जो भी एडल्ट है किसी को भी सर्कमसिजन कराना है, देन माय सजेशन इज टू गो टू द एक्सपीरियंस डॉक्टर्स जिनके फीडबैक्स बहुत अच्छे हों, जिन्होंने इस टाइप के काफ़ी केसेस को सॉल्व किया। तो आप ऐसे ही डॉक्टर्स को विजिट करना। कि क्या एज, किस एज में सर्कमसिजन होता है। सर्कमसिजन किसी भी एज में हो सकता है, न्यूबॉर्न का भी हो सकता है और किसी एडल्ट का भी हो सकता है, तो इसके लिए कोई स्पेसिफिक एज नहीं है। लेकिन हाँ, कई लोग जैसे छोटे बच्चों का सर्कमसिजन पेरेंट्स की चॉइस से प्रेफर करते हैं। तो जितना छोटा बच्चा होता है जो वॉक करने वाला नहीं है या टांगे भी कम हिलाने वाला है, बिल्कुल न्यूबॉर्न है, तो उस केस में रिकवरी जल्दी होती है, नॉर्मली 7 डेज में हो जाती है। जितना जैसे बड़े 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 हो जाते हैं उतनी स्किन और टाइट हो जाती है, तो उस केस में रिकवरी थोड़ी स्लो हो जाती है। तो आपकी चॉइस है। जब मैं तो ये कहूँगी जब नीड है एक्चुअल में तब कराओ। 0 to 2 years तक आप होम रेमेडीज ट्राई करते रहो, बल्कि फर्स्ट ईयर में ही होम रेमेडीज से खुल जाता है। लेकिन अगर आप होम रेमेडीज ट्राई करने में काफ़ी लेट हो, देन डॉक्टर्स को विजिट करके उनसे कोई क्रीम सोल्यूशन अच्छे से लिखवा लो जिससे ओपन होने में हेल्प हो जाए। अगर फिर भी नहीं ओपन होता, देन सर्कमसिजन इज द लास्ट ऑप्शन। बात कर लेते हैं कि सर्कमसिजन कैसे परफॉर्म होता है, कैसे किया जाता है। तो मैं इसके लिए बता दूं कि डिफरेंट टेक्निक्स है, डिपेंड करता है डॉक्टर पे कि वो कौन से ऑप्ट आउट करते हैं। पहले वो पेशेंट को एग्जामिन कर लेंगे, फिर उसके बाद वो डिसाइड करेंगे कि उनके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट या फिर कौन सी टेक्निक यूज करनी है। इसके अलावा मैं बता देती हूँ सर्कमसिजन बहुत सारे अवेलेबल हैं। जैसे आप लोगों को लगता होगा या एक ही सर्कमसिजन होता है, बट ऐसा है नहीं। सर्कमसिजन आजकल तो लेजर सर्कमसिजन्स भी आ गए हैं। लेजर के फीडबैक जो मैंने ओवरऑल स्टडी किया है वो इतने अच्छे नहीं है। स्टिल आप मुझे बता देना अगर आपको लेजर सर्कमसिजन पे भी कोई वीडियो चाहिए, देन आई विल डेफिनेटली क्रिएट दैट। उसके अलावा जो रेगुलर नॉर्मली एक सर्कमसिजन होता है, अब डिपेंड करता है कि कई लोग जो होते हैं वो रिंग वाला ऑप्ट आउट करते हैं। वैसे डॉक्टर्स पे डिपेंड करता है कि वो कौन सा ऑप्ट आउट करते हैं। काफी जो रिंग वाला होता है जिसमें बेबी के एक होता है जिसमें बेबी के पैनिस में ही काइंड ऑफ रिंग यूज करके किया जाता है, तो उस मेथड को वो प्लास्टिक बेल टेक्निक कहते हैं। अगर रिंग यूज नहीं हो रही तो वो नॉर्मल कन्वेंशनल सर्कमसिजन है। तो मैं प्लास्टिक बेल को पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो रिंग वाली टेक्निक है वो प्लास्टिक बेल टेक्निक है। जो भी डॉक्टर्स अगर 1 से 3 महीने के बच्चे का सर्कमसिजन कर रहे हैं तो वो प्लास्टिबल टेक्निक ही मोस्टली प्रेफर करते हैं, यानी रिंग वाली टेक्निक। दूसरी चीज, किसी का भी सर्कमसिजन है, चाहे वो अडल्ट है चाहे वो बेबी है, तो उसमें क्या होता है, सेम डे डिस्चार्ज हो जाता है। ये एक छोटा सा ऑपरेशन होता है अबाउट 10 to 15 मिनट्स का, जिसमें कोई ज्यादा टाइम नहीं लगता। पेरेंट्स की चॉइस होती है। अगर पेरेंट्स जो है अपने बेबी के साथ ऑपरेशन के टाइम रहना चाहते हैं, देन दे कैन आस्क टू द डॉक्टर। अगर डॉक्टर मना करता है तो आप कोई और डॉक्टर चेंज कर सकते हो, हॉस्पिटल चेंज कर सकते हो। बाकी आपकी चॉइस है कि आप साथ रहना चाहते हो या नहीं। इसके अलावा जब ऑपरेशन स्टार्ट होता है तो उससे पहले वो आप लोगों को एक कंसेंट फॉर्म भी साइन कराते हैं जिसमें आप परमिशन दे रहे हो बेसिकली कि हम अपने बच्चे का ऑपरेशन करा रहे हैं। जैसे ही स्टार्ट होता है सबसे पहले उनका काम होता है एनेस्थीसिया देना। एनेस्थीसिया मतलब सुन करना है उनको उस पार्ट को। या तो वो पहले इसमें इंजेक्शन के थ्रू करेंगे या फिर क्रीम्स ऑइंटमेंट्स के थ्रू करेंगे। स्पाइन इंजेक्शन में ही नहीं होंगे कभी भी प्रेफर करना इन केस किसी एडल्ट के लिए। एडल्ट बच्चे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं कहा जाता स्पाइन इंजेक्शन। अगर इन केस किसी एडल्ट के लिए कहा जाता है तो आप पहले पूछना कि लोकल एनेस्थीसिया क्यों नहीं दे रहे, यानी पैनिस में ही डायरेक्ट इंजेक्ट करना मेरे हिसाब से वही सही रहता है। आगे जाके जो स्पाइन इंजेक्शन होता है वो बहुत ही पेन करता है स्पाइन एक्सेट्रा में, तो वो मत प्रेफर करना इन केस डॉक्टर्स ऐसा करते हैं। तो उसके बाद जैसे ही इंजेक्शन दे दिए तो वो पार्ट सोन हो जाता है, उसमें बेबी को किसी तरीके का पेन कुछ नहीं होता। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, फोर स्किन पे कट लगाते हैं और कट करने के बाद जो रिंग होती है वो उसको फोर स्किन के नीचे इंसर्ट कर देते हैं। आप डायग्राम में भी देख सकते हो। और फोर स्किन जो है वो उस जैसे एक रिंग है, उस रिंग के ऊपर काइंड ऑफ फोर स्किन जो है उसको स्ट्रेच किया जाता है।
फिर उसके बाद उसको सिक्योर करने के लिए एक स्ट्रिंग जो होती है उससे बंधी हुई काइंड ऑफ स्ट्रिंग जो है वो इंसर्ट कर देते हैं और वो टाइट होती है, काइंड ऑफ ब्लड फ्लो भी ताकि थोड़ी देर के लिए रोक देते हैं। उससे काफी कोई ब्लीडिंग भी नहीं होती। तो ये एक सेफ ऑपरेशन है बेबी का काइंड ऑफ। इसमें प्लास्टिबल के कोई इतने साइड इफेक्ट्स भी नहीं है और न्यूबॉर्न्स के लिए ये बहुत ही बेस्ट ऑपरेशन है। जो प्लास्टिक रिंग होती है उसका एवरेज टाइम होता है 7 से 10 दिन। 10 दिन एक एवरेज टाइम है कि 10 दिन तक वो अराउंड पेनिस पे रहती है, उसके बाद वो अपने आप फॉल ऑफ हो जाती है, अपने आप गिर जाती है। आपको उसके साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। अगर मान लो नहीं गिरती है और आप छेड़छाड़ करते हो, जबरदस्ती से खींचने की कोशिश करते हो, तो हो सकता है ब्लीडिंग हो जाए। तो फ्रेंड्स, अगर नहीं फॉल ऑफ होती तो आप डॉक्टर्स को इमीडिएटली कांटेक्ट करना। आप उसको कुछ भी रिस्क मत लेना, कुछ भी ट्राई मत करना। एवरेज टाइम 10 डेज है, वैसे 7 to 14 डेज एक रेंज रखी गई है। अगर 14 दिन तक वो बिल्कुल ही नहीं, आप 14 दिन तक वेट कर लो, 14 दिन तक नहीं गिरती तो इमीडिएट आप 14वें दिन डॉक्टर पे विजिट कर लो कि रिंग नहीं गिरी है। जब तक वो रिंग नहीं गिरती तब तक आपको फोर्स बेबी के फोर्स स्किन का जो एरिया है वो डार्क अपीयर हो सकता है। कोई बात नहीं, अगर डार्क दिख रहा है तो वो इनिशियल डेज में बिल्कुल नॉर्मल बात है। प्लास्टिबल के अलावा जो रेगुलर नॉर्मल सर्कमसिजन होता है उसके अंदर क्या करते हैं, रिंग यूज ना करके नॉर्मली जो होते हैं ज्यादा से स्टिचेस से डिसॉल्वेबल स्टिच लगा देते हैं। लाइक फोर स्किन जैसे रिमूव की और फिर उसके बाद जो भी रिमेनिंग एजेस ब्लीडिंग को रोकने के लिए, जैसे फोर स्किन रिमूव करते हैं, फिर उसके बाद ब्लीडिंग को रोकने के लिए हो सकता है वो कोई सील एक्सेट्रा या फिर कोई हीट यूज करें। वो डिपेंड करता है डॉक्टर्स की चॉइस पे। और उसके बाद जो भी रिमेनिंग एजेस होते हैं फोर स्किन के, उसको वो क्या करते हैं, डिजॉल्वेबल स्टिच लगा देते हैं। वो स्टिच अपने आप से डिजॉल्व हो जाते हैं। अब रही हीलिंग प्रोसेस की बात, वो डिपेंड करता है कि न्यूबॉर्न है, एडल्ट है, कितना या बॉयज है। तो 1 वीक में तो न्यूबॉर्न जो है वो रिकवर हो जाता है। अगर किसी एडल्ट की बात करो तो हो सकता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम 6 वीक्स लग जाए। तो एक एवरेज टाइम है कि 1 वीक से यानी 7 दिन से लेकर अबाउट 40-42 दिन तक का एक एवरेज टाइम है रिकवरी होने में। ऑपरेशन के बाद डॉक्टर्स जो होते हैं वो ड्रेसिंग कर देते हैं टू प्रोटेक्ट द वाउंड। वो ड्रेसिंग वो नॉर्मली जो होती है वो अपने आप से ही गिर जाती है। हो सकता है कि जब बच्चा हॉस्पिटल से डिस्चार्ज ले और जाते हुए ही तो उससे पहले ही गिर जाए। अगर नहीं गिरती तो उसका मैक्सिमम 24 आवर्स का टाइम होता है कि वो ड्रेसिंग जो है वो अपने आप से गिर जाएगी। कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे ऑपरेशन हो गया और बच्चा चलने वाला है तो डॉक्टर स्पेशली चला कर देखते हैं कि वो ये कहते हैं कि अगर बच्चा सही से चल लेता है और कोई ब्लीडिंग नहीं होती है तो इट मीन्स सब ओके है, तो दे वांट टू चेक दैट थिंग। ऑपरेशन के बाद जब बेबी एक बार यूरिन पास कर लेगा, हो सकता है फर्स्ट टाइम में बहुत अनकंफर्टेबल हो यूरिन पास करना, लेकिन जब बच्चा एक बार यूरिन पास कर लेगा तो हॉस्पिटल से डिस्चार्ज मिल जाता है। अब मैं बता देती हूँ कि ऑपरेशन के बाद बच्चे की केयर कैसे करनी है, क्या चीजें फॉलो करनी है, क्या चीजें अवॉइड करनी है। तो फ्रेंड्स, एक तो बेबी को कोशिश करना है कि वहाँ पर ड्राई ही रहे, उसी प्रॉपर क्लीनिंग फॉलो करनी है, ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी है और ध्यान रखना है कि बच्चा भी वहाँ पर ज्यादा हाथ ना लगाए। जो भी डॉक्टर्स ने मेडिसिन, एंटीबायोटिक्स या फिर क्रीम सजेस्ट किए हैं वो रेगुलरली टाइमली लगानी है। बच्चे को लूज लूज कपड़े पहना के रखने हैं, वहां से कोई टाइट कपड़े नहीं पहना के रखने हैं। अगर डायपर भी आप प्रेफर करते हो तो प्रेफर कर लो कि एक साइज बड़ा ले लो और डायपर को टाइमली चेंज करो। टाइम टू टाइम उसकी ड्रेसिंग करते रहो। तो ये चीजें आपको फॉलो करनी है। उसके अलावा क्या चीजें आपको अवॉइड करनी है, जैसे कि आपको हमेशा ये देखना है कि बेबी कहीं ऐसे बाइसिकल वगैरह पे या कोई भी राइडिंग टॉय पे ना बैठ जाए जिससे वहां पर जोर पड़े। तो ऐसे अवॉइड करना है। उसके अलावा जैसे बेबी को कभी भी टाइट क्लोथ नहीं पहनाना थोड़े टाइम तक जब तक उसकी रिकवरी नहीं हो जाती। उसके अलावा बेबी को वहाँ सोप नहीं लगाना, ऑयल नहीं लगाना, नॉर्मल जेंटल वार्म वाटर से ही क्लीन करना है। तब रही फूड की बात, फ्राइड, ऑयली, स्पाइसी, ये खट्टा, ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है, लाइक नींबू वगैरह एक्सेट्रा, ये सब बेबी के लिए आपको अवॉइड करना है। ये सब चीजें यूज नहीं करनी है।
उसके बाद है क्लीनिंग को कैसे मेंटेन करना है सर्कमसिजन के बाद। तो नॉर्मली कुछ नहीं करना, जैसे हल्के वार्म वाटर से या नॉर्मल वाटर से वॉश करना, उसके बाद उसे पैक ड्राई होने देना, और ड्राई होने के बाद जब वो ड्राई हो जाए अच्छे से, फिर जो भी डॉक्टर ने ऑइंटमेंट लगाया है वो लगा दो, यानी कोई भी क्रीम बताई है वो लगा दो। फिर उसके बाद जो भी आप पहनाते हो नैपी या लूज कपड़े, वो बेबी को पहना दो। बल्कि मैं तो कहूँगी कुछ दिन अगर हो सके तो डायपर्स अवॉइड करना, अगर पहना रहे हो तो एक बड़े साइज का डायपर पहनाना। दूसरी चीज हो सकता है कि आपको कुछ दिन तक हल्की रेडनेस दिखे, स्वेलिंग दिखे, या फिर सर्कमसिजन के जस्ट बाद आप कुछ ब्लड के स्पॉट्स भी देख सकते हो। तो अगर जैसे ये नॉर्मल है, अगर कुछ ज्यादा दिखता है, जैसे ब्लड रेगुलरली दिखता है, ब्लीडिंग दिख रही है ज्यादा, मोर देन फ्यू ड्रॉप्स है, फ्यू ड्रॉप से ज्यादा ब्लीडिंग है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर्स को कांटेक्ट करना है। तो उसके अलावा वैसे स्वेलिंग वगैरह, हल्की स्वेलिंग वगैरह इसका साइड इफेक्ट है, थोड़ी बहुत आती ही है, बट वो टाइम टू टाइम चली जाती है, विद इन सेवरल डेज वो चली जाती है। कौन सी ऐसी इमरजेंसी सिचुएशन है जिसमें आपको डॉक्टर्स के पास विजिट करना होगा? रिस्क क्या है सर्कमसिजन? जैसे मैंने बताया कि ब्लीडिंग, ब्लीडिंग मेन रिस्क होता है जिसका हमें बहुत ध्यान देना है। तभी मैं कह रही थी कि कोशिश करना कि बेबी अपने पेरेंट्स टच ना करे, या फिर किसी भी टॉय पे अगर ऐसा बैठ जाता है बच्चा तो उस पर टच ना हो। तो ब्लीडिंग एक मेन कॉज है। अगर मोर देन फ्यू ड्रॉप्स है, कुछ ड्रॉप से ज्यादा है और परसिस्टेंट ब्लीडिंग है, तो आपको उस केस में डॉक्टर्स के पास विजिट करना है। सेकेंड थिंग है कि अगर रिंग वाला हुआ है बेबी का ऑपरेशन, और आप देखते हो कि अगर रिंग जो है वो 14 दिन के अंदर फॉल ऑफ नहीं हुई है, तो आप इमीडिएटली बेबी को डॉक्टर के पास ले जाओ। थर्ड प्रॉब्लम हो सकती है अगर बेबी को यूरिन पास, फर्स्ट जैसे ही बेबी वहां एक बार तो यूरिन पास कराया, उसके बाद आप देखते हो सकता है कि डॉक्टर्स डिस्चार्ज, कई जगह ऐसा भी होता है कि डॉक्टर्स डिस्चार्ज कर देते हैं ऑपरेशन के बाद, और बोल देते हैं कि देख लेना बच्चा यूरिन करेगा, कितनी देर में करेगा। तो अगर फर्स्ट 12 आवर्स में ऑपरेशन के बाद पहले 12 घंटे के अंदर बच्चा यूरिन पास नहीं करता है, तो आपको इमीडिएटली डॉक्टर के पास विजिट करना है। या फिर फीवर भी आ जाता है तो भी आप डॉक्टर्स को इन्फॉर्म करो कि बेबी को फीवर आ गया ऑपरेशन के बाद। 12 घंटे के अंदर अगर ज्यादा तेज फीवर आ जाता है तो आप उसे इन्फॉर्म करो डॉक्टर को। उसके अलावा अगर आप देखते हो कि ऑपरेशन के काफी दिन बाद तक बेबी को यूरिन पास करने में डिफिकल्टी होती है, पेनफुल लगता है, तो यूरिन पास करने में कोई भी प्रॉब्लम होती है, तो आप डॉक्टर्स पे विजिट करो। अगर आप देखते हो कि पैनिस जो है वो 2 वीक के बाद भी उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है काफी, तो आप डॉक्टर को दिखा लो। और दूसरी चीज हो सकता है अगर ऐसा केस है कि उसमें बहुत ही स्मेल वाला डिस्चार्ज हो रहा है और रेगुलर बेसिस पे हो रहा है, और ये सर्कमसिजन के बाद ही स्टार्ट हुआ है, तो इस केस में भी आप डॉक्टर पे विजिट करो। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो मैंने बता दिया है कि बेबी के पैनिस में गोलियों पे होने वाली है, यानी बॉल्स पे होने वाली है, टेस्टीज पे। तो अगर आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए या फिर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और उन लोगों से वीडियो शेयर कीजिए जिन्हें एक्चुअल में इसकी नीड है। सो फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।